नमस्कार। आज दो मुद्दों की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जो लोकतंत्र की मर्यादा को छलनी कर रहा है, और मुद्दा नंबर दो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला करने की फिराक में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के रिश्ते पर बीजेपी के नेता हमला कर रहे हैं, यानी कि एक और मर्यादा को छलनी कर रहे हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल की सोलन में एक सभा में दिए गए बयान की चर्चा। आप जानते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि आपका कौन विधायक है, किस सीट से कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। आपको वोट देना है तो सिर्फ कमल को देखकर और मेरी शक्ल को देखकर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए विधायक के कोई मायने नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जब विधायक के कोई मायने नहीं है तो विधानसभा के कोई मायने नहीं है, और जब विधानसभा के कोई मायने नहीं है तो मुख्यमंत्री के क्या मायने हैं। इसका मतलब यह कि विधायक के काम को भी प्रधानमंत्री कार्यालय जो है कंट्रोल करेगा। आप मुझे बताइए, यह लोकतंत्र की तौहीन नहीं तो क्या है? सबसे पहले मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उस बयान को सुनते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है? आपको किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कमल का फूल याद रखिए। मैं आपके पास कमल का फूल लेकर आया हूं। अगर आपको कमल का फूल जब वोट डालने जाए दिखाई दे, समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी आपके पास आए हैं। आपका एक एक कमल के फूल पर जो वोट पड़ेगा वो सीधा मोदी के खाते में आशीर्वाद के रूप में आएगा। सुना आपने? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जिस सीट पर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो भी चेहरा होगा उसकी खुलेआम बेइज्जती कर रहे हैं। यानी कि जनता को बता रहे हैं कि विधायक के लिए कौन चेहरा चुनाव लड़ रहा है कोई मायने नहीं रखता। और दूसरी बात, क्या आपने इस देश में कभी किसी प्रधानमंत्री को देखा है कि वो अपने नाम के आगे जी शब्द जोड़ देते हैं? दोस्तों, धीरे धीरे लोकतंत्र की जो गरिमा की ऐसी तैसी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी ढेरों मिसालें हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक लोकतंत्र के अंदर विधायक की अपनी अहमियत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बयान देकर उसे तार तार कर रहे हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इस तरह के बयानात देकर, और अब खुद प्रधानमंत्री इस तरह के बयानात देकर जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसकी ऐसी तैसी कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, आज की तारीख में चुनाव आयोग किस तरह से पूरी तरह से नतमस्तक है बीजेपी के सामने। आप ये भी जानते हैं कि आज से कुछ सालों पहले सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे, यानी गुप्त चुनावी चंदा। कोई भी धन्ना सेठ अपना काला धन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है, और यह अधिकतर पैसा भारतीय जनता पार्टी की जेब में जा रहा है। यानी कि बार बार भारतीय जनता पार्टी इस तरह से लोकतंत्र को ठेस पहुंचा रही है। और मुझे यह कहने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं है कि इन्होंने हमारी डेमोक्रेसी को ही हैक कर दिया है। आप में से कई लोग कहते हैं बीजेपी इसलिए जीतती है क्योंकि उन्होंने ईवीएम को हैक कर दिया है। नहीं साहब, उन्हें जीतने के लिए ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने लोकतंत्र को ही हैक कर दिया है। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल ये बयान दिया क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सीट पर जो चुनाव हो रहा है अपने चेहरे पर करवाना चाहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि उनकी लोकप्रियता के सामने देश में किसी भी राजनेता की लोकप्रियता कहीं नहीं ठहरती। इस वक्त किन्हीं कारणों से वो देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होने के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो। बंटवारा पैदा करने वाले, विभाजन, दोहराव पैदा करने वाले मुद्दों पर चुनाव हो। और आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे वोटिंग का वक्त करीब आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी तरह के बयान दे रहे हैं। मसलन आपके स्क्रीन पर अमित शाह का ये बयान सुनिएगा दोस्तों। और यहां अमित शाह कह रहे हैं कि अगर आप एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला देंगे, सामान आचार संहिता,
मैं पूछना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि में यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या मायने हैं? क्योंकि अमित शाह जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी चर्चा होती है तो हमारे न्यूज चैनल्स माइनॉरिटीज यानी मुसलमानों पर हमला बोलते हैं, और जैसे ही इन मुसलमानों पर हमला होता है तो हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा हो जाता है, और जैसे ही हिंदू मुसलमानों में बंटवारा होता है तो फायदा किसको होता है? बीजेपी को होता है। इसलिए अमित शाह हिमाचल प्रदेश के अंदर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। मैं आपको कहकर जाता हूं, हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता। तो सुना आपने। अब मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के चुनावों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने के क्या मायने हैं? अमित शाह इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ना हो, राष्ट्रीय मुद्दों पर हो, और उन राष्ट्रीय मुद्दों पर जिनका आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जनता के सामने कहते हैं कि जिसे हमने टिकट दिया है उसके चेहरे पर चुनाव मत करो, मेरे चेहरे पर चुनाव करो, मोदी जी पर जो है वोट दो। और मैं आपको एक और मिसाल देता हूं क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है हमारा दूसरा मुद्दा। मैंने कार्यक्रम में आपको क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को उठा रही है जिसका कोई लेना देना नहीं है, ना हिमाचल प्रदेश के साथ ना गुजरात के साथ। अब राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी पर हमला बोलने की फिराक में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, हाँ वही देश के गद्दारों को गोली मारो प्यारों को, वो वाले अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये तक कह दिया है कि राहुल गांधी की यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं जा रही, दोनों भाई बहन के रिश्ते जो हैं खराब हो गए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इतनी मर्यादाओं को लांघ सकते हैं कि अब ये भाई बहन के रिश्ते के बारे में तक बोल रहे हैं। मगर अनुराग ठाकुर के इन बयानों से मुझे थोड़ी सी भी हैरत नहीं होती है, क्योंकि ये वो आदमी है दोस्तों जो चुनावों के दौरान, दिल्ली के चुनावों के दौरान खुलेआम भड़काऊ बयान दे रहा था, और आप जानते हैं उनके उसी बयान के बाद ये दो लड़के आते हैं और शाहीन बाग और जामिया में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में एक वाहियात बयान दिया है तो मुझे बिल्कुल भी अचरज नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। या भाई ने बहन को याद ही नहीं किया है। ऐसा क्या कारण है कि भाई बहन की बन नहीं रही, या उसको यात्रा में चाहते नहीं है? क्या कारण है कि 1.5 महीना हो गया वो वहां कहीं दिखी नहीं? मैं फिर आपसे पूछता हूं, आखिर क्या वजह थी अनुराग ठाकुर को इस तरह से राहुल गांधी पर हमला बोलने की? और बोलिए तो बोलिए, बिल्कुल एक डेमोक्रेसी के अंदर आपको अपने विरोधियों पर हमला बोलना चाहिए। और अनुराग ठाकुर को मेरी एक और नसीहत, अनुराग जी एकता कपूर के सीरियल्स देखना बंद करें। हर कहानी में एकता कपूर की कहानी नहीं चल रही होती है कि अगर बहन नहीं गई तो साहब वहां पर मतभेद होंगे। और सबसे बड़ी बात, कुछ मर्यादाओं को हमें पार नहीं करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस तरह की मर्यादाओं को पार कर रहे हैं। अभी 2 ही दिन पहले मैंने आपके सामने एक शो किया था कि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी जी ने 2 वैक्सीन बनाई, अब उन एहसानों का बदला जनता चुकाए। पहली बात, वो जो 2 वैक्सीन बनाई गई थी नड्डा साहब, वो मोदी जी ने नहीं बनाई। दूसरी बात, आप देश के हुक्मरान हैं, आपको ऐसा करना ही होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर जनता कहां जाएगी? तो इस तरह से एहसान जतलाना और बार बार जतलाना दोस्तों, तमाम मर्यादाओं को भारतीय जनता पार्टी पार कर रही है। इनका मकसद सिर्फ यही है कि चुनाव जीतो, इसके लिए कुछ भी कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट कोई मायने नहीं रखता। ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी और उनकी बहन में जो है रिश्ते ठीक नहीं हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि साहब आप हमें सरकार में दोबारा चुनकर ला दो, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला देंगे। बेफजूल के मुद्दे और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मगर दोस्तों हकीकत यह है कि ये न्यू इंडिया की राजनीति का स्वरूप है। अब
भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही राजनीति खेलती है और आगे भी ऐसे ही राजनीति खेलते आएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।